दोस्तों नमस्कार। आज 10 सवालों से शुरुआत करते हैं। ये 10 सवाल सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन 10 सवालों के इर्द गिर्द ना सिर्फ आरएसएस बल्कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति भी इसी में समा जाती है। और इन 10 सवालों के इर्द गिर्द भविष्य में आरएसएस बचेगा तो कैसे बचेगा, बीजेपी की उपयोगिता बची रहेगी तो कैसे बची रहेगी, और राजनीतिक तौर पर इस देश में जब जितना बड़ा बदलाव बीते 10 बरस के दौर में इस देश ने देखा समझा है, उसमें एक ही नाम, शायद नरेंद्र मोदी का नाम। एक ऐसी राजनीतिक बिसात को इस देश में बिछा चुका है जिसके दाएं बाएं देखने की स्थिति में अब कोई नहीं है। लेकिन 10 बरस के बाद की परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी शायद आरएसएस को और शायद बीजेपी के भविष्य की राजनीति के पांव को डिगा देती है, यानी उसकी अपनी राजनीतिक जमीन पर सीधा प्रहार करती है। और देश की राजनीति और देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां राहुल गांधी की सोच के साथ अगर जुड़ रही है तो फिर आरएसएस क्या करे, बीजेपी क्या करे। और संयोग से पहली बार ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने लगा है जहां पर अब आरएसएस हो या बीजेपी के भीतर जो अपनी विचारों को और विचारों के जरिए लोगों को प्रभावित कर पाने की स्थिति में होते होंगे, वह इस सवाल के आगे बढ़ना चाहते हैं क्या वाकई राज्यों के जो चुनाव होने हैं और उसमें भी खास तौर से महाराष्ट्र का चुनाव अगर वह बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, और क्या इतने बड़े निर्णय के लिए इस देश में वह शख्स जो बीते 10 बरस से इस देश की राजनीति का स्वाद सिर्फ अपने इर्द गिर्द समेटता चला गया, उससे हटकर कोई सोच भी सकता है। 3 दिन तक केरल के पाक्काड़ में बैठक चली और उस बैठक के भीतर की जो अनुगुंज है वो सरल शब्दों में कहें तो इतना कहा गया कि मोदी सरकार के साथ आरएसएस का जुड़ाव नहीं होना चाहिए, यानी संघ मुक्त मोदी सरकार। लेकिन बीजेपी के साथ न सिर्फ जुड़ाव होना चाहिए बल्कि बीजेपी के केंद्र में आरएसएस होनी चाहिए, यानी आरएसएस के जुड़ाव के साथ ही बीजेपी आगे बढ़ सकती है। ये अंतर्विरोध खुले तौर पर इस चर्चा में निकल कर आया, यानी सरकार को संघ डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन बीजेपी बिना आरएसएस के नहीं चलेगी, यानी बीजेपी का संगठन आरएसएस चलाएगा। और संगठन अगर दिल्ली की सत्ता के पास ना हो यानी मोदी सरकार के पास ना हो तो उसकी अपनी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद की परिस्थितियों ने और अब जो 4 राज्यों में चुनाव, 2 राज्य अभी और 2 राज्य उसके बाद, जो झारखंड और महाराष्ट्र उसके बाद नंबर उनका आएगा। लेकिन महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण क्यों है और महाराष्ट्र की हार को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में आरएसएस भी क्यों नहीं है, बीजेपी भी क्यों नहीं है, कॉरपोरेट भी क्यों नहीं है और खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी क्यों नहीं है। इस सवाल के अक्स तले शायद पहली बार उस महीन लकीर को आज पकड़ने की कोशिश आप भी कीजिए, जहां पर यह तय माना जा रहा है कि अगर 4 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के अनुकूल नहीं होते हैं तो आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं, वो अपना विकल्प खुद बताएं या आरएसएस उसमें समाहित हो जाए और आरएसएस द्वारा निर्धारित व्यक्ति ही इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन यह गद्दी छोड़ने की परिस्थितियों के पीछे की जो पूरी सोच है, पहले आज उसको भी समझ लीजिए। क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि चुनावी हार से आरएसएस का अपना अस्तित्व भी जुड़ गया, और चुनावी हार तो इससे पहले बीजेपी ने कई मौकों पर चखी है। लेकिन फिर ऐसे कौन से हालात हैं जहां पर बीजेपी के भीतर की आवाजें भी स्वयंसेवकों से यह कहने से चूक नहीं रही है कि देखिए भविष्य में बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि इस देश में राजनीतिक मिजाज पूरे तरीके से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द है। जो हाशिए पर पड़ा तबका है
उस तबके को मुख्य धारा में लाकर उनको अधिकार सौंपने का जिक्र है। इस देश के भीतर में जो सिस्टम अभी तक बनाया गया, उसको अगर नजरिए से समझे, वो ब्राह्मणवादी भी हो सकता है, वह पूंजीवादी भी हो सकता है, वो कैपिटलिस्ट बेस्ड इकोनॉमी के आधार पर चलता हुआ सिस्टम भी हो सकता है, वो वेस्टर्न तरीके से इस देश के सिस्टम को चलाने के तौर तरीके भी हो सकते हैं। और शायद उसी का हश्र है कि जिस कॉरपोरेट से प्रेम एक वक्त कांग्रेस को था, बीते 10 वर्षों में वह बदल गया। राहुल गांधी ने कॉरपोरेट को राजनीतिक निशाने पर लिया और खुद वह दलित आदिवासी पिछड़ों के बीच जाकर खड़े हो गए। और दूसरी तरफ जो इस देश की जनता के साथ जुड़ने के साथ एक अलग पार्टी बनाने की सोच जो बीजेपी की रही, उसके नायक नरेंद्र मोदी एक झटके में उस राजनीति में समा गए जिस राजनीति का मूल मंत्र कॉरपोरेट और पूंजी पर जाकर टिक गया। यहीं से इन 10 सवालों को शुरुआत में ले लीजिए, क्योंकि अब जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो संघ परिवार के भीतर की स्क्रिप्ट हो या बीजेपी को साथ लेकर चलने की स्क्रिप्ट हो, उस स्क्रिप्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिट बैठते नहीं। और देश के भीतर जितना मेस इस दौर में फैल चुका है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, क्योंकि गरीबी से लोग निकल गए, बावजूद इसके 5 किलो अनाज हमें बांटना है। इस दौर में गरीबी की रेखा पीछे छूट गई, बावजूद इसके बेनिफिशियरी के सीधे खाते में पैसा डालना है। इस दौर में हम विकसित होने की राह को पकड़ चुके हैं, लेकिन सब्सिडी हमें खाद तक पर देनी है, बीज तक पर देनी है, उसके अलावे कोई रास्ता बचता नहीं है। न्यूनतम मजदूरी दे पाने की स्थिति में यह देश आ नहीं पा रहा है। दुगनी आय तो दूर, जितनी आय पहले हुआ करती थी अब वो और कम हो गई, क्योंकि लागत बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। और इस दौर में चाहे वह जाति और सांप्रदायिकता के बीच का वोट बैंक हो, चाहे इस देश में ग्रामीण या शहरी वोट बैंक हो, या फिर क्लास स्ट्रगल या वर्ग के आश्रय मिडिल क्लास की टैक्स में दबे होने की परिस्थितियां हों, शायद ये स्क्रिप्ट एक ऐसे तौर पर और ऐसे वक्त लिखी जा रही है जिसमें आने वाले वक्त में शायद बहुत कम मौके मिलेंगे कि यह बदलाव ना हो। क्योंकि 10 सवाल जिनका हम जिक्र आपसे शुरू में कर रहे थे, वो पहला सवाल तो यही है कि संघ की विचारधारा क्या संभव है कि इस देश में जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घुमड़ने लगे और वो अपने शाखाओं के प्रमुख भी जातीय आधार पर बनाने लग जाए। इस देश के भीतर जिस हिंदुत्व की सोच को वो लेकर चल रही थी, ऐसे में क्या यह संभव है कि संघ की पूरी सोच जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द इस देश को विकसित बनाने, देश को विकासशील बनाने, या उसके साथ इस देश की मुख्यधारा के साथ एक परिवार में सबको बदल देने, जो संघ परिवार की सोच रही है, उसमें जाति समीकरण आ जाए? संघ की विचारधारा पहला सवाल है। ऐसा क्या हो गया कि 10 बरस एक प्रचारक की सत्ता रही, लेकिन प्रचारक होकर भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 10 वर्षों में संघ का उत्थान नहीं हुआ? 2014 में सोचा गया था कि आरएसएस जब 100 बरस पूरे करेगी, जो 2025 में कर रही है, तब इस देश में 1 लाख शाखाएं होंगी। 2014 में शाखाओं की संख्या लगभग 60,000 थी। 40,000 की बढ़ोतरी 10 बरस में नहीं हो पाई। कागजों पर आरएसएस ने दिखलाया जरूर कि इस दौर में 73,400 शाखाएं हो गई। इस दौर में बीजेपी के भीतर भी यह सोच थी कि एक पूरी पीढ़ी दूसरे नंबर पर तैयार हो जाएगी, लेकिन दूसरे नंबर की पीढ़ी तो दूर की बात है, जो पीढ़ी कहीं पर भी मौजूद थी, एक झटके में इस 10 बरस में उनको अलग थलग कर दिया गया। तो शायद जिस स्क्रिप्ट का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस प्लान का जिक्र कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री फिट नहीं क्यों बैठते हैं, ये आरएसएस और बीजेपी का सवाल है। तो पहला सवाल संघ की विचारधारा का क्या है। दूसरा सवाल, जो बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है और दोबारा से उसने लोगों को साथ जोड़ने की पहल शुरू कर दी है, एक मिस कॉल कीजिए और आप साथ में जुड़ जाइए। ये कैसे जुड़ जाइए? जिन्होंने 10 बरस पहले मिस कॉल किया था, अब भी वो मिस कॉल के आश्रय ही पड़े हैं। तो यह तरीका जो है संगठन को विस्तार देने का, ये संगठन का विस्तार नहीं, टेक्नोलॉजी की उपयोगिता है।
और भविष्य में बीजेपी के पास वो कौन सा मिशन है या कौन सा विजन है जो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में टिके रहने की सोच से हटकर है, शायद बीजेपी में कोई नहीं जानता। तो ये दूसरा सवाल है बीजेपी के संगठन का। तीसरा सवाल है, जिस हिंदुत्व के नारे के तहत संघ का प्रचार होते चला गया, प्रसार होते चला गया, वो 2014 के बाद आकर रुक गया, सिमट गया, सिकुड़ गया। ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है कि प्रचारक प्रधानमंत्री है और संघ सिकुड़ रहा है? अगर ध्यान दीजिए तो जिन मुद्दों के आसरे संघ ने राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर पहल शुरू की, उन राजनीतिक मुद्दों में सफल होने के बावजूद भी राजनीतिक तौर पर असफलता का दाग अब बीजेपी के दामन पर कश्मीर में भी क्या लगने वाला है, और ये क्या परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में ढह कर गिरने वाले हैं। और ये तमाम सवाल बीजेपी शासित राज्यों में ही सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जहां पर आरएसएस ने जिन 3 मुद्दों और 3 एजेंडों के आसरे राजनीति की शुरुआत की थी, वो धारा 370 हो, वो अयोध्या हो, वह कॉमन सिविल कोड, उन परिस्थिति को भी आप लागू नहीं कर पाए। लेकिन लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गई चीजें, बावजूद इसके राजनीतिक असफलता इस वक्त आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो हिंदुत्व का नारा कहां गया? चौथा सवाल स्वदेशी का मंत्र है। स्वदेशी का मंत्र लोगों की ऊर्जा और श्रम से जुड़ा था और इस देश के स्वावलंबन से जुड़ा था। ये परिस्थिति 2014 के बाद खामोश कर दी गई। स्वदेशी जागरण मंच में कौन है, क्या है, आप भी नहीं जानते होंगे। आखिरी नाम दत्तोपंत ठेंगड़ी का आएगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी के साथ एक मुरलीधर राव हुआ करते थे। आज भी वो हैं, लेकिन अब वो बीजेपी का कामकाज देखते हैं। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इन जगहों पर बैठकर राजनीति को साधते हैं। मुरलीधर राव दत्तोपंत ठेंगड़ी के बेहद करीब, यानी विचारधारा नहीं थी, व्यक्ति की महत्ता थी। व्यक्ति गायब हो गया तो उसके बाद वो पूरी कतार गायब हो गई। क्या यही परिस्थिति इस दौर में आकर हर जगह सिमट गई है, टिक गई है? क्योंकि इस दौर में पहली बार सरसंघ चालक तक पहुंच पाना, उनके सुरक्षा के दायरे को भेद पाना और उनसे फुसफुसाहट भरे सवालों को कर भी पाना आज की तारीख में किसी स्वयंसेवक के लिए कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल परिस्थिति है। लेकिन खैर छोड़िए, स्वदेशी का मंत्र गायब, क्योंकि इस दौर में चौथा सवाल के बाद जो पांचवा सवाल है वो पश्चिमी कंपनियों के साथ है, वेस्टर्न पूंजी के साथ है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट के साथ है। इस देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी उस पूंजी का आगमन है और उसका आगमन तेजी के साथ हो जाए, इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। उस वेस्टर्न देशों में ईसाई धर्म है और मिशनरीज को लेकर छठा सवाल देश के भीतर की धर्मांतरण आदिवासियों का नहीं होने देंगे। लेकिन मिशनरी से जुड़े हुए देशों के बीच की इकोनॉमी को अपने देश में लेकर आएंगे, स्वदेशी का मंत्र ध्वस्त करेंगे, इस दौर के भीतर की राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए हर कदम उठाएंगे। सारे काम हो गए 10 बरस के भीतर, लेकिन अब 11वें बरस में संकट बड़ा है। तो सवाल है कि ये छठा सवाल भी जो पश्चिमी पूंजी और पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल चलते हुए आरएसएस अब आने वाले वक्त में अपने स्वयंसेवकों को कौन सा पाठ पढ़ाए, क्योंकि 7वां सवाल तो उस आधुनिक भारत से जुड़ा है जहां पर भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट के आसरे तीसरे नंबर पर बस आज नहीं कल पहुंच जाएगी और भारत 2047 में विकसित भी हो जाएगा। तो डेवलपमेंट का पूरा तरीका उस वेस्टर्नाइज रूप में अपनाया गया जहां पर पैसे की जरूरत है, कॉरपोरेट की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है, तो उसमें आरएसएस फिट कहां बैठती है। और जो अलग पार्टी की सोच बीजेपी लेकर चलती थी, वह बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कहां है। और 8वां सवाल शायद इसीलिए विकास के तरीके को लेकर है। विकास के जो तौर तरीकों के पाठ आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों को पढ़ाए, बीजेपी में जाने वाले उन संगठनकर्ताओं को पढ़ाए और उन सब के साथ साथ यह भी बताया कि दरअसल पूंजी से ज़्यादा महत्व तो मानव संसाधन का होता है और मानव संसाधन की उपयोगिता को अपने साथ जोड़कर परिवार कैसे बड़ा किया जा सकता और उसके जरिए इस देश के भीतर में हिंदू समाज को तोड़ने वाला हर वो परिस्थिति का क्षण, चाहे वो जातीय आधार पर क्यों ना हो,
उसको भी मिटाने की क्षमता हम में होगी, लेकिन एक झटके में एक नई परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी होगी। और वो अब कैसे उसको साधें या खुद को कैसे बचाएं? इस 8वें सवाल के बाद असल सवाल जो अभी तक कोई ध्यान देता नहीं था कि कॉरपोरेट के जरिए जो सीएसआर का पैसा, शुरुआत संघ की यहीं से हुई 2014 के बाद। जो सीएसआर का पैसा था, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई जाती है कॉरपोरेट के जरिए और जो पूंजी वो सीएसआर का देती है, उसको भारत सरकार इससे पहले अलग अलग योजनाओं में लगाती थी। कहीं गांव को डेवलप करना है, कहीं घने जंगलों को और घना करना है, हम ये तो नहीं कहेंगे लकड़ी काटनी है, कहीं पर चीजों को विकसित करना है, इस देश के अनुकूल बनाना है, ये सीएसआर का फंड था। लेकिन उस पूरे सीएसआर के फंड को आरएसएस के प्रकल्पों से जोड़ दिया गया, यानी आरएसएस अपने तौर पर उन प्रकल्पों को पूरा करने के लिए उस सीएसआर के पैसे का उपयोग कर सकती है, और वो करने लगी। इसका हश्र ये हुआ कि एक झटके में आरएसएस की जो भागीदारी या जो सरोकार अपने अपने गांव, अपने अपने जिले, अपने अपने पंचायत के भीतर जो अलग अलग स्वयंसेवक काम कर रहे थे, उनके सामने अब एक ही सवाल था, पैसा आ रहा है, उसका उपयोग कैसे करें। और जब हम आपसे ये कह रहे हैं तो हमें पता नहीं क्यों गुजरात का डांग इलाका याद आ रहा है। डांग का इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। एक बार वहीं पर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां उन्होंने आरएसएस की एक सभा सम्मेलन कराया था और उनको भारी सुविधाओं के साथ वहां पर लाद दिया था। जैसे अहमदाबाद या गांधीनगर में कोई बड़ा सेमिनार हो या सूरत में कोई सेमिनार हो, उसी तर्ज पर, और कॉरपोरेट का सेमिनार उसी तर्ज पर डांग में वो कार्यक्रम कराया। डांग की स्थिति उस दौर में जब थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, और आज जब है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। डांग की जनसंख्या तकरीबन 2.5-3 लाख तक होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ब्रुनई का, ब्रुनई की पूरी जनसंख्या सिर्फ 4.5 लाख, यानी दिल्ली के भीतर जो एनडीएमसी का इलाका है उसके दायरे में आने वाले जो घर और जनसंख्या वह भी ज्यादा होंगे। जो एनडीएमसी हम कह रहे हैं दिल्ली का जो वीआईपी इलाका है, जो लुटियंस की दिल्ली जिसको हम कहते हैं, उसके दायरे में भी ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन दिल्ली के एक मोहल्ले से भी छोटा देश, उस देश के साथ संबंध बनाने और आर्थिक व्यापार के रास्ते खोलने तब प्रधानमंत्री गए हैं, जब इस देश के सारे आर्थिक रास्ते कॉरपोरेट के जरिए खुल रहे हैं और कॉरपोरेट और सत्ता की भागीदारी उस पूंजी पर जाकर टिक गई है जहां पर पॉलिटिकल इकोनॉमी साथ देगी राजनीति करने में, और इस देश की इकोनॉमी साथ देगी कॉरपोरेट के मुनाफे को बनाने। अब इस पूरे दायरे में आरएसएस कहाँ फिट बैठती है, या बीजेपी की वह सोच जो राजनीतिक तौर पर खड़ी होती है वो फिट कहाँ बैठती है? आप कहेंगे कहीं फिट नहीं बैठती है। ये 9वां सवाल है। और 10वां सवाल जो मर्म है आरएसएस का, वो इस देश का एजुकेशन। इसीलिए 2014-15 में सबसे ज्यादा भर्तियां एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब तो वहां से निकालकर एजुकेशन को अलग किया गया है, लेकिन एचआरडी में आरएसएस के तमाम लोग भर गए। इतनी बड़ी तादाद में वो तय करने लगे इस देश में क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स क्या होगा, प्राइमरी शिक्षा जो है वो शिशु मंदिर की तर्ज पर क्यों नहीं चलेगी, उच्च शिक्षा के दायरे में आखिर कैसे किस रूप में गोलवलकर शामिल हो जाए, सावरकर शामिल हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस के भीतर के जो विरोध के लोग थे वो मेन स्ट्रीम में कांग्रेसी तौर पर आ जाए। जो इतिहास लेखन है उसको माना गया कि वामपंथियों ने लिखा या उन कांग्रेसियों ने लिखा जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, तो उसको बदल दिया जाए। लेकिन 10 वर्ष के बाद जब पन्नों को पलटना शुरू हुआ तो पता चला कि दरअसल इस एजुकेशन सिस्टम के भीतर तो कोई एजुकेशन की स्थिति बची ही नहीं। सिर्फ कागज पे लिखते चले जाइए और उसके बाद मानते चले जाइए, जो लिख दिया वो अंतिम सत्य है और वो शायद लागू भी हो गया। लागू कुछ नहीं हुआ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पैसे पर आकर टिक गई उसने भी जब। अब इन 10 सवालों के अक्स तले आरएसएस के लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये हो चला कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की उम्र जब हो रही थी तब वो एक अल्टरनेटिव खोज रहे थे और उसका जिक्र कर रहे थे। उस समय 3-4 नाम निकल कर आए थे। एक उस वक्त गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो अब हमारे बीच में हैं। दूसरे शिवराज सिंह चौहान थे
जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, तीसरे नितिन गडकरी थे जो अध्यक्ष बन गए थे और वो आरएसएस के बेहद करीब मोहन भागवत जी के बेहद, और चौथे शख्स के तौर पर लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे थे कि बॉबी में आ जाए और उस दौड़ में शामिल हो। कॉरपोरेट का आसरा, पैसे का आसरा, तमाम चीजें जिस रूप में क्रिएट की गई गुजरात मॉडल के आसरे, अब उसको बताने या दिखाने का मौका है नहीं। ये मौका तो ये है कि जिस भी मॉडल के आसरे धीरे धीरे एक प्रचारक का प्रधानमंत्री बनना, और उसी प्रचारक को बनाने वाले आरएसएस के भीतर अब ये सवाल है कि अगर वो कंटिन्यू गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री और अब अगर कंटिन्यू करते हैं और इन 4 राज्यों में बीजेपी को हार मिलती है और इस देश की नब्ज में अगर जातीय समीकरण राजनीतिक तौर पर गुत्थागुत्थी करने लगे और सामाजिक तौर पर इस देश में हाशिए पर पड़े तबकों को मुख्य धारा में लाने का जो राजनीतिक प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर वो चीजें इस देश के भीतर नहीं लाएंगे तो हम खुद फेंका जाएंगे। यानी आरएसएस के सामने भी अपने संकट, और इसीलिए अगला सवाल ये है कि जाति समीकरण और जातीय जनगणना आप रोक नहीं सकते। तो जब आप रोक नहीं सकते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में इसको लागू कराएं? क्योंकि उनका एक अपना स्वर्णिम कार्य जो उनकी तर्ज पर उनको स्थापित करता और बहुमत के साथ स्थापित करता, जो लंबे वक्त तक कोई बहुमत के साथ नहीं आया। तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार में नेहरू के बाद वो बन गए। तो क्या अब स्थिति 2025 में ऐसी आकर नहीं खड़ी हो जाएगी क्योंकि आपने ऐलान कर दिया कि अब इस देश में जनसंख्या जा रही है, सेंसस हो रहा है और जाति जनगणना का सवाल लोगों के भीतर भर गया, उसके साथ साथ संविधान का सवाल भी उस नब्ज में आकर टिक गया। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहें और वो जाति जनसंख्या का गिनना शुरू कर दें तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी के कहने पर तो क्यों नहीं उनको दरकिनार किया जाए, कोई दूसरा शख्स आए। लेकिन इस दौर में जो इस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं वो इतना ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उसकी पटरी पर लाने की संभावना बनेगी कैसे? वो कोई भी ना हो, क्योंकि तत्काल में तो संसदीय व्यवस्था कहती है आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की सरकार है, तो एनडीए से निकला हुआ कोई भी शख्स अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को संभाल पाने में वो सक्षम हो नहीं पाएगा। ये सच है। सच तो यह भी है कि अगर इंडिया भी तत्काल में उसको सत्ता सौंप दीजिए तो भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल ही होंगी और ज्यादा होंगी। अगर ये परिस्थिति बनती है तो क्या लोग याद करेंगे पहले कौन था? पहले नरेंद्र मोदी। तो वो कौन थे? वो प्रचारक थे। वो कहां से निकले थे? आरएसएस से निकल कर आए थे। यानी उस थ्योरी को दोबारा जीवित कैसे किया जा सकता है? लेकिन अगर प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही रहे और वो अपनी तर्ज पर इस देश में जाति जनगणना भी करा ले, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी गंवा बैठे, महाराष्ट्र तो गंवा ही बैठे, उसके उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम चीज गंवाते गंवाते 2029 के चौखट पर आकर पहुंचे। तो इस देश के भीतर 15 बरसों का जब इतिहास होगा तो राजनीतिक तौर पर कोई किसी भी क्षमा करने की स्थिति में नहीं। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत इन बीते 10 वर्षों में जो कुछ हुआ, जो इस देश के भीतर सरकारी संस्थानों के साथ हुआ, जो खेल आरबीआई के साथ हुआ, जो परिस्थिति जुडिशरी को लेकर बनाई गई, जिन परिस्थितियों के साथ मीडिया को नतमस्तक करा दिया गया, वो तमाम परिस्थितियों को अगर एक साथ समेटिएगा तो क्या एक ऐसा वक्त मिल सकता है जो अपने तौर पर शॉक ऑब्जर्वर का काम करे और 2025 से 2029 के बीच वह उस शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे, जहां पर आरएसएस की साख लौट आए, उसकी विचारधारा लौटने लगे, उसके साथ खड़े लोगों को मान्यता मिलने लगे और बीजेपी भी अपने विजन को नई दृष्टि से सामने लेकर आने की सोचे तो क्या इसलिए यह एक ऐसी प्लानिंग की परिस्थिति है जो करने के बीच प्रधानमंत्री मोदी को साथ जोड़कर ये खेल शुरू हो चला? क्योंकि जब ये कहा गया कि सरकार अपने तौर पर काम करे और संघ उसके साथ नहीं जुड़े तो इसका पहला मैसेज ये आया कि दरअसल खुद प्रधानमंत्री मोदी तय करें कि उनका अल्टरनेटिव
यानी उन 4 राज्यों में हार होगी, इसको लगभग हर कोई मान रहा है। और उसके बाद की परिस्थितियां जैसी होगी उसका सामना करने को कोई तैयार नहीं है। दो सबसे बड़े सवाल आखिर के। पहला सवाल, आरएसएस की इस प्लानिंग के साथ क्या आरएसएस अपने अस्तित्व और बीजेपी के भविष्य को देखते हुए जो प्लान करेगी क्या उसको नरेंद्र मोदी मान लेंगे? और दूसरी बात, जब सत्ता का नशा चढ़ता है और सत्ता में बैठकर सत्ता की ताकत का एहसास होता है तो सत्ता को छोड़ने की ताकत क्या नरेंद्र मोदी ने इस दौर में आ जाएगी, जब सब कुछ एक एक करके वो जान रहे हैं कि स्थितियां और विकट होने वाली है, संसद के बाहर भी संसद के भीतर भी। इन दो सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी प्लानिंग अपने तौर पर चल रही है, लेकिन इस प्लानिंग का सिरा एक बात को कहता है कि इस देश के राजनीतिक मिजाज को 10 बरस में बीजेपी और संघ के लिए जितनी विकट परिस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गवर्नेंस के आश्रय खड़ी कर दी, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उस राजनीति को इस देश में जिला दिया जिसके साथ कांग्रेस कभी चलती नहीं थी, कभी टिकती नहीं थी, और इस देश में मंडल से निकले हुए राजनीतिक दलों या आरएसएस हो, वह इन बातों का जिक्र गाहे बगाहे अपने तौर पर करते रहता था, लेकिन समूची राजनीति को अपने हाथ में रखकर राहुल गांधी ने इस देश की उस राजनीति को पलटने की उस परिभाषा को लिख डाला जिसे मिटा पाना अब शायद किसी के बूते में है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।